नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सोनीपत और यहां पर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सीनियर नेता डॉक्टर राजेश दहिया। आइए इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से अमित शाह जी हरियाणा में आए और पार्टी नेताओं को अपना दिशा निर्देश देकर उन्हें चुनाव में उतरने की बात कहकर गए हैं, उसका कितना असर जो है यहाँ विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सीनियर नेता हैं, इनके विचार का महत्व है, आइए इनसे जानते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके चैनल को भी नमस्कार, बाकी सारे साथियों को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। राजेश जी, जिस प्रकार से अमित शाह जी आए और पार्टी नेताओं को उन्होंने निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने हरियाणा की माटी से निकले सपूतों का भी जिक्र किया कि सेना में जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों का ज़्यादातर मतलब हिस्सेदारी है, खेलों में हिस्सेदारी है, हर क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया। आप किस प्रकार से देखते हैं उसको? देखो, अमित शाह जी आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं, मान सम्मान करते हैं। वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी नारा दिया कि हमें जो फोकस करना चाहिए 60 से 70 सीटों के लिए करना चाहिए। लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमने पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा था कि बीजेपी पार्टी ने मतलब एक जो शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने जाटों को कुछ इग्नोर किया था। और आप ये देखोगे कि जो 5 सीट जो हारे हैं बीजेपी वाले, वो 3 तो जाट बहुमूल्य हैं, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है, और 2 एससी वाले हैं जो अम्बाला और सिरसा है। तो इसे मान के चलो कि जाट और ये जो दलित समाज है, एससी एसटी, वो इकट्ठे होके और बीजेपी के खिलाफ गए हैं। उसके 2 रीजन हैं। जी। एक रीजन तो हमारा था कि जो किसान मूवमेंट था वो 1.5 साल चला, जिसमें 800 किसान शहीद हुए। उसमें जो मोदी जी ने संज्ञान लिया वो बहुत लेट लिया, उसको 1 महीने में ले लेना चाहिए था। दूसरी बात है, जो ये अग्निवीर योजना आई थी, उसमें भी जो हमारे जाट हैं, जाट वो जाट ही जाते सेना में, तो वो भी इस उस चीज़ को ना अभी गले के नीचे उतार नहीं पाए हैं। और जो अब जैसे हमारे नायब सैनी जी हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उन्होंने अपने सीएम ऑफिस के द्वार भी खोल दिए हैं। लेकिन इतना मामला लेट हो चुका है कि इस कार्य को उठाने के लिए जो लोकसभा जीत के बाद विधानसभा जीतने के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे कि लोगों में कुछ उम्मीद जगे। जी, आ- लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से देखने को मिला परिणामों में कि उसमें एससी और जाट ये जो है कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दिए, तो उसको देखते हुए अब भी जो है बीजेपी लगातार सम्मेलन कर रही है। कहीं कबीर सम्मेलन किए जा रहे हैं, कहीं दूसरे सम्मेलन किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, तो उसका कितना असर आप देख रहे हैं? देखो, ये एक मुद्दा हो जाता है कि घोषणा ज़्यादा करते हैं बीजेपी पार्टी और काम कम करते हैं। अब जैसे पीछे एक वीडियो आया था कि शिवराज चौहान ने भी कहा कि जाट जाट जो है उसके बगैर काम नहीं चलेगा। कहते तो हैं जाट के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन जब टिकट वितरण आता है ना, तो वो कहते हैं कि जाट को छोड़ दो, दूसरों को दे दो। अब जैसे हमारे सोनीपत जिले की बात करता हूँ मैं, आज की डेट में 6 सीटें हमारी। जी। इसमें से एक तो हमारी खरखोदे की तो एससी की है ही। जी। अगर इस 6 में से अगर 4 जाट को नहीं दी तो यहाँ भी हालत खराब होगी। लेकिन जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, भी वहाँ से इसको दो, वहाँ से पंडित को दो, वहाँ से उस पंजाबी को दो, तो ये गलत है। ये देखना चाहिए कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, क्योंकि मुकाबला है हुड्डा साहब से, जो जाट लीडर माना हुआ है जाटों के अंदर। उससे मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने कुछ सक्षम जाट उतारने पड़ेंगे, जो साफ छवि के होंगे और जिनकी जनता के अंदर पकड़ होगी। आज जो किसान है हमारे, उसमें जाट मैक्सिमम है, उसमें सेना के अंदर जाट मैक्सिमम है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व है उसमें जाट नहीं देखे। तो उससे जाट नाराज हैं अभी भी, किसान भी नाराज हैं। किसान का जो अभी मैंने जब लोकसभा में बात की थी, मुख्यमंत्री से मिलाए थे, गुहानी के किसान बैठे हुए थे, फसल बीमा योजना की, जिसको 2 साल से अभी अपना जो फसल बीमा योजना का जो मुआवजा था वो मिला नहीं। तो किसान 2-2 साल बैठा है, तो वो खाएगा कहाँ से? किसान के पास तो 6 महीने की जो फसल होती है, उसके बाद वो उस फसल को विद इन ए मंथ बेच कर पैसे लेकर अपना जो उधार तारने की कोशिश करता है। सरकार उसको पोर्टल घुसा देती है। अब पोर्टल कभी चलते नहीं है, कभी चलते हैं, कभी अधिकारी है। अब जैसे अधिकारी का लिए कहा कि सीएम साहब अधिकारियों को थोड़ा टाइट कर रहे हैं, जी। लेकिन अधिकारी कभी टाइट नहीं होते, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं। आपको अगर ये जो मुद्दे हैं छोटे छोटे, लेकिन उनको गौर नहीं करते हैं। कोरोना के अंदर सभी केंद्रीय कर्मचारियों से, सभी से मोदी जी ने रिलीफ फंड लिया था, जी। जिसमें कि 18 महीने का एरियर जो है मेरा भी है, क्योंकि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड अफसर हूँ। जी। तो मेरा भी 18 महीने का एरियर था। वो आज तक भी हमारे कर्मचारी जो हैं उस 18 महीने के एरियर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज तक नहीं सुना। वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं था,
अगर सरकार को खुश करना होता तो वो 18 महीने के एरियर अगर लोकसभा से पहले देते तो शायद सीटें बढ़ जाती। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि मुख्यमंत्री के पास जाने चाहिए, प्रशासन के पास जाने चाहिए, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है। जी, राई और सोनीपत का अगर जिक्र करें तो राई में जाट बहुल सा एरिया है और वहाँ पर भी अब की बार पंडित चेहरे हैं, मोहनलाल बरोली जी हैं और सुनने में आ रहा है कि वो प्रमुख दावेदारों में आगे भी हैं। और सोनीपत में भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि भी पंजाबी बहुल है, लेकिन क्या इन सीटों पर जाट को मौका नहीं मिल सकता? तो कोई ऐसा है जी, सोनीपत में जैसे कहते हैं कि पंजाबी बहुमल है, क्या आप इससे जान से नहीं बने थे क्या? कितने जैन हैं? अब ये मुसलमान था सुरेंद्र पवार, इसके 5,000 मुसलमान वो बन गया। यहाँ पे ये देखते हैं कि नेगेटिविटी क्या है। आज ये मोहल्ला जी 36,000 से सोनीपत जीतते हैं, वो इसलिए जीतते हैं कि वो सुरेंद्र पवार की नेगेटिविटी है, ये नहीं कि वो वोट मोहल्ला की हैं या मोदी की हैं। अब राई के अंदर है, राई में जो किसान नाराज थे, जैसे हमारे नारा के अंदर भी हाई टेंशन वार हुई थी, तो उस दिन मोहल्ला के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। मैंने भी उस टाइम बात की मोहल्ला जी से, मोहल्ला जी ने उस टाइम अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने सीएम साहब से बात करके काम को रुकवा दिया। लेकिन वो आज तक उसका फैसला नहीं हुआ, ना उन पर एफआईआर दर्ज वो कैंसिल हुई। मैंने सरपंच हमारे हैं उनसे बात की थी दैया साहब से, बोले जी अगर हमारी एफआईआर कैंसिल करा दोगे तो हम लोगों से वोट मांग लेंगे, अदरवाइज आप कैसे वोट मांगोगे भी, आप बीजेपी वोट क्यों दो। मेन मुद्दा ये है कि आप बीजेपी की वोट क्यों दो, उसके लिए बीजेपी को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, चाहे वो प्रशासन से कराएं, चाहे मुख्यमंत्री करे। अब जैसे पेंशन का मामला है, अब मैं सुन रहा था नायब सैनी जी की बात को कि उसने एचएमटी वालों की पेंशन 3,000 कर दी, उसकी 3,000 कर दी, लेकिन वो 3,000 तो सब कहते हुए तो है ही। पीछे हमारे यहाँ सेक्टर 8 में मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा जी हमारे जो प्रभारी है नंदल साहब कि 1,76,000 नौकरी लगा दी। उन्होंने कहा वो तो हमारी वोट दी नहीं किया, वो तो कहते हैं हम तो अपने दम पर लगे हैं। अब अगर ये पेंशन का मुद्दा जैसे था कि हुड्डा साहब ने कहा कि मैं 5,000 कर दूंगा, अगर नायब सैनी जी 5,000 पेंशन कर देते तो मैं कहता हूँ एकदम ग्राफ उठता। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि सीएम साहब को सोचने पड़ेंगे और जाटों को सीट वेटर में देना पड़ेगा। जैसे सोनीपत है, यहाँ 70,000 से ज़्यादा हमारे जाट और वो गांव के आदमी रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पंजाबी सीट है। अरे मुख्तार सिंह मलिक जो था पहले यहीं से एमएलए बनता था, वो तो वो था कि वो बनने के बाद देवदास को देगा चांस। देवदास ने 2 टर्म हमें उसको एमएलए बनाया, वो यहाँ छोड़ के भाग गया सूरत। तो लोग नाराज हो गए, जनता जो नाराज होती है तो वो किसी की नहीं सुनती। अब जो बूथ कैप्चरिंग कह रहे हुई है, वो बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वहां की जनता इतनी नाराज थी कि कोई एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर एक भी जाट किसी बूथ पे एजेंट बनता है तो वो बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देता। लेकिन ये जाट को सुनते ही नहीं है, कहते हैं जाट आई तो बावड़ी पूछ है, इसको अपना खुड्डे लगाओ। अपना जैसे भाई पंडित को टिकट दी तो जैसे कौशिक साहब बन गए थे, इस बार मोहन के दे दो, तो नतीजा के सामने है। 3 जो सीटें हैं बीजेपी हारी हैं, वो जाट हारी है, सोनीपत, रोहतक, हिसार, और 2 हारी हैं एससी वाली, क्योंकि एससी और जाट इकट्ठे हो गए बीजेपी के खिलाफ वोट डाल के, जिसके कारण 5 सीट गई। अगर बीजेपी को अब की बार किला फतेह करना है सोनीपत का, राई का, और ये जो सीटें आप बता रहे हैं कि यहाँ जाटों को महत्व मिलना चाहिए, तो क्या देखते हैं कि जाट को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए बीजेपी को और किस आधार पे देना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम जो 6 सीटें सोनीपत की हैं, कम से कम 4 जरूर जाट को देनी चाहिए। सोनीपत की जाट को देनी चाहिए, गोहाना, गन्नौर और या बड़ौदा राय जो भी देना चाहिए। 4 जो सीटें कम से कम जाट को मिलेंगी तो जाट जो है कुछ वो जो नाराजगी दूर होगी। और सीएम साहब को एक घोषणा करनी पड़ेगी कि जो हमारे यहाँ से जो काम रुके हुए हैं हमारे किसानों के, जैसे अभी भी मैंने सीएम साहब से मिलवा था, ये हमारे सावरपुर के जो राजीव गांधी सिटी है उसमें अभी तक जमीन एक्वायर पड़ी हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं, उसका भी कोई असर नहीं निकाला है। तो मैंने भी मोहनलाल जी से, जब मैं बीजेपी में कहा कि मैं आपके साथ मदद कर रहा हूँ, बीजेपी की मदद कर रहा हूँ, तो मैंने ये खोल के किया था कि मेरी जो किसानों की समस्याएं हैं उनका हल निकलेगा, जिसमें एक एमएसपी था, दूसरा था भूमि अधिग्रहण, लेकिन उन पर कोई भी काम नहीं अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए हम भी उनको किस मुंह से वोट मांगेंगे कि आप बीजेपी वोट दो, जब उनके काम ही नहीं होते हैं तो वो तो हमें जूते मारेंगे। तो आपको कितना भरोसा है कि अब ये मुद्दे जो आप गिना रहे हैं इनको लेकर आप कुटीर में जाएंगे? कुटीर जो कबीर कुटीर है चंडीगढ़ में, वहां जाएंगे और अपना नायब सिंह सैनी जी आपकी बात मानेंगे? देखो, नायब सिंह सैनी बहुत बड़े आदमी हैं, वो 26 जनवरी को आए तब भी मेरे घर पे आए थे, बर्थडे उनका सेलिब्रेट यहीं हुआ था। मोहनलाल जी भी अच्छे नेता हैं, मेरा भी उनसे ऐसा संपर्क है, लेकिन वो हमारी बात कितनी मानते हैं वो उनके ऊपर है। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उसका फल जो है वो आपके सामने आएगा, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब जैसे कि मैं यहाँ बीजेपी में मदद कर रहा था, मैंने मोहनलाल जी को कहा कि आप खरखोदे 10,000 से आ रहे हैं, मैं खरखोदे में दहिया खाप का प्रवक्ता भी हूँ, दहिया एक गांव भी मेरे थे, वहाँ पर भारी बना देते मेरे को तो मैं 10,000 लीड तोड़ देता, लेकिन प्रभारी किसी और को बना था, तो उसके क्या हम क्या कर सकते हैं, वो तो इनकी खैर, नीति है।
खैर काफी कमियां रही हैं उस दौरान जिसके कारण ये ये हार हार गए हुई हैं, है। वो हार नहीं, तो 12,000 उस में पे क्या जाके पार्टी बता। शायद विचार भी कर देखो, रही अगर है। पार्टी विचार करेगी और अमित शाह जी ने जैसे कहा, निर्देश दिया है, और नायब सैनी जो है वो खुल के काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली, नॉट अंडर किसी के प्रेशर, वो काम करेंगे, और वो जाटों को तवज्जो देंगे, जाटों को सीटों में महत्व देंगे, और अच्छे और निष्पक्ष व्यक्तियों को टिकट देंगे, जो पहले चुनाव हार चुके हैं उनको डिग्रेड कर देंगे, तो सरकार बन जाएगी बीजेपी का। अदरवाइज सरकार बनने में खतरा है। क्या जो आप बातें कर रहे हैं इस तरीके से अगर पार्टी काम करती है तो कांग्रेस जो 60-70 के दावे कर रही है उसके बजाय बीजेपी 60-70 तक पहुंच सकती है। अगर, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हो जाती हैं 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब जुलाई का महीना मान के चलो, 15 अगस्त से पहले ये कार्रवाई हो जाती है, तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। वो 50 आए, 55 आए, 60 आए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों से बीजेपी का विश्वास हुआ, किसानों से, जाटों से उठ चुका है। उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे अग्निवीर के लिए राजनाथ सिंह ने कहा समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा करनी चाहिए वो, क्योंकि जो आदमी सेना में भर्ती होता है, अपनी जान को गोली के सामने लगाता है, तो उसको ये होना चाहिए कि उसके मरने के बाद उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसके परिवार को नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा। ये नहीं कि 4 साल बाद उसको बाहर कर देंगे और वो आगे रोड पे घूमता फिरेगा, कहीं गार्ड गार्ड करेगा। एक जो सैनिक होता है वो देश के लिए जान कुर्बान करता है, और वो फिर 4 साल बाद आगे किसी बैंक के सामने बंदूक लेकर ड्यूटी करे, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी। तो दर्शकों ये थे राजेश दहिया जो कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और इन्होंने वाकई किसी प्रकार की घबराहट के बगैर अपनी पार्टी के जो कमियां हैं उनको भी सामने रखा है और अपनी पार्टी को आगाह किया है कि अगर इस चुनाव के दौरान इन जो कमियों को दूर नहीं किया गया तो पार्टी का हसन पहले जैसा हो सकता है, अन्यथा अगस्त से पहले जुलाई में अगर इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा तो पार्टी जरूर जो है सत्ता में फिर से आ सकती है। ये जो है डॉक्टर राजेश दहिया का कहना है। देखते हैं सरकार इनकी बातों पर कितना विचार करती है या पार्टी संगठन इनकी बातों पर कितना विचार करता है। सोनीपत से या राई से ये जाटों को टिकट दिए जाने की बात भी कर रहे हैं। देखते हैं अब की बार किसी जाट को राई या सोनीपत से बीजेपी से मौका मिलता है या नहीं मिलता है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।